नमस्कार एंड वेलकम। आज हम INHO MA हिस्ट्री के MHI आर्ट कोर्स से यूनिट 10 इमर्जेंस ऑफ गांधी गांधी का उदय पर विस्तार से बात करने वाले हैं। नमस्कार। हाँ, ये यूनिट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं से इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का कैरेक्टर बदलता है। मास फेज, जन चरण की शुरुआत होती है। एब्सोल्युटली। हम समझेंगे कि कैसे मोहनदास करमचंद गांधी, जो साउथ अफ्रीका में अपने काम से जाने जाते थे, 1915 में भारत लौटे और कैसे उन्होंने पॉलिटिक्स का पूरा नजरिया ही बदल दिया। बिल्कुल। उनके तरीके, सत्याग्रह और अहिंसा, ये बिल्कुल नए थे उस समय के पॉलिटिकल डिस्कोर्स, राजनीतिक विमर्श के लिए। और कैसे उन्होंने आम जनता को, मतलब पेजेंट्स को, वर्कर्स को, सबको फ्रीडम स्ट्रगल से जोड़ा। एग्जैक्टली। तो हम सिर्फ इवेंट्स नहीं देखेंगे, बल्कि उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी, राजनीतिक दर्शन, उनके शुरुआती एक्सपेरिमेंट्स जैसे चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद सत्याग्रहों को पूरी गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। ये चर्चा सुन लो UPSC की तरफ से है। चलिए सेक्शन 10.1 इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। सोर्स कहता है कि गांधीज इमर्जेंस मार्क्ड अ न्यू फेज, द एरा ऑफ मैस मोबिलाइजेशन, जन लामबंदी का युग। ये की फ्रेज है यहाँ पर। हाँ, मैस मोबिलाइजेशन मतलब गांधी जी से पहले पॉलिटिक्स काफी हद तक एजुकेटेड एलीट तक सीमित थी, है ना। कांग्रेस की मीटिंग्स होती थीं, पिटिशंस दिए जाते थे, लेकिन आम आदमी सीधे तौर पर उतना शामिल नहीं था। सही कहा, गांधी जी का अप्रोच बिल्कुल अलग था और इसकी जड़ें उनके साउथ अफ्रीका के अनुभवों में थी। वो 1893 से 1914 तक करीब 21 साल वहां रहे। 21 ईयर्स, काफी लंबा समय है। जी, और वहां उन्होंने रेशियल एरोगेंस, नस्लीय अहंकार और एक्सप्लॉयटेशन, शोषण को बहुत करीब से देखा और भुगता भी। वो खुद विक्टिम बने उसके। पीटर मैरिसबर्ग स्टेशन वाला इंसिडेंट तो सबको पता ही है। हाँ, वो फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट से बाहर फेंक दिए जाने वाला वाकया। बिल्कुल। उन अनुभवों ने उन्हें कोलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद के असली चेहरे से वाकिफ कराया और उन्हें इसके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया। वहीं पर उन्होंने नॉन वायलेंस, अहिंसा और सत्याग्रह पर आधारित अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, राजनीतिक रणनीति और फिलॉसफी डेवलप की। और इसमें सिर्फ भारतीय प्रभाव ही नहीं था। सोर्स मेंशन करता है कि इंडियन कल्चरल ट्रेडिशन, भारतीय सांस्कृतिक परंपरा, हिंदुइज्म, हिंदू धर्म, जैनिज्म, जैन धर्म, बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म के साथ-साथ वेस्टर्न थिंकर्स, पश्चिमी विचारक जैसे लियो टॉल्स्टॉय, जॉन रस्किन, रैल्फ वॉल्डो एमर्सन और हेनरी डेविड थोरो का भी गहरा असर था। हाँ, ये सिंथेसिस बहुत यूनिक था गांधी जी का। उन्होंने इन अलग अलग सोर्सेस से आइडियाज लिए और उन्हें भारतीय कॉन्टेक्स्ट में अडेप्ट किया। टॉल्स्टॉय से अहिंसा का प्रिंसिपल, रस्किन से सर्वोदय और डिग्निटी ऑफ लेबर में यानी श्रम की गरिमा का विचार, थॉरो से सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा का कॉन्सेप्ट। हालांकि इस पर वो बाद में क्लैरिफाई भी करते हैं। हाँ, उस पर हम सेक्शन 10.3 में डिटेल में बात करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में ये साफ है कि गांधी जी का फोकस मास मोबिलाइजेशन पर था, जो पहले के नेशनलिस्ट लीडर से अलग था। और उनके शुरुआती कदम भारत में चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद थे, जिन्होंने उन्हें नेशनल स्टेज पर लॉन्च किया। एग्जैक्टली। ये तीन मूवमेंट्स उनके लिए एक तरह से टेस्टिंग ग्राउंड थे, सत्याग्रह को भारतीय जमीन पर परखने का मौका। ठीक है, तो अब चलते हैं सेक्शन 10.2 पर, गांधी एंड हिज पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट इन साउथ अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में गांधी और उनके राजनीतिक प्रयोग। यहाँ सोर्स गांधी जी को कोट करता है, ट्रूली स्पीकिंग, इट वॉज आफ्टर आई वेंट टू साउथ अफ्रीका दैट आई बिकेम व्हाट आई एम नाउ। कितना रिवीलिंग स्टेटमेंट है। बिल्कुल। वो गए तो थे एक यंग अटर्नी, युवा वकील के तौर पर, एक इंडियन फर्म के लिए केस लड़ने। शायद सोचा भी नहीं होगा कि वहां उनका जीवन इतना बदल जाएगा। हाँ, लेकिन वहां पहुंचते ही उन्हें पर्सनल एक्सपीरियंस, व्यक्तिगत अनुभव हुआ, रेशियल एरोगेंस, नस्लीय अहंकार और ह्यूमिलिएशंस, अपमान का, जो इंडियंस रोज झेल रहे थे। उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था, कहीं भी रहने या व्यापार करने की आजादी नहीं थी, फुटपाथ पर चलने की मनाही थी, कई तरह के रिस्ट्रिक्शंस थे। उस समय साउथ अफ्रीका में जो भारतीय थे वो ज्यादातर इंडेंचर्ड लेबरर्स थे, गिरमिटिया मजदूर थे, जो प्लांटेशंस पर काम करने गए थे या फिर व्यापारी थे। उनमें पॉलिटिकल सोफिस्टिकेशन, राजनीतिक परिपक्वता की कमी थी, बिखरे हुए थे। तो गांधी जी ने सबसे पहले उन्हें पॉलिटिकली कॉन्शियस यानी राजनीतिक रूप से जागरूक और ऑर्गेनाइज्ड, संगठित करने का काम किया। 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की।
ये उनका पहला बड़ा पॉलिटिकल स्टेप था। जी हाँ, ये कांग्रेस सिर्फ साल में एक बार मिलने वाली बॉडी नहीं थी, बल्कि इसने इंडियंस को एक प्लेटफॉर्म दिया अपनी ग्रीवियंसेस, शिकायतें रखने का, आवाज उठाने का। गांधी जी ने इसके जरिए पब्लिक ओपिनियन बनाने का काम शुरू किया। और फिर उन्होंने न्यूज़पेपर शुरू किया, द इंडियन ओपिनियन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टूल बना। वो लोगों तक अपनी बात पहुंचाते थे, उन्हें एजुकेट करते थे, मोबिलाइज करते थे। उन्होंने पिटिशंस यानी याचिकाएं भेजने का तरीका भी अपनाया। नाटाल, इंडिया और ब्रिटेन की सरकारों को लगातार लिखा। एक एग्जाम्पल दिया है सोर्स में, ट्रांसवाल लॉ नंबर 3 ऑफ 1885 के खिलाफ याचिका, जिस पर 1000 से ज्यादा इंडियंस ने साइन किए थे। ये कानून इंडियंस के व्यापार करने और रहने की जगहों को रिस्ट्रिक्ट करता था। हाँ, ये दिखाता है कि वो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स भी इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन जब इनसे बात नहीं बनी, तब उन्होंने दूसरे तरीके अपनाए। 1896 में जब नटाल पार्लियामेंट भारतीयों को डिसफ्रेंचाइज यानी मताधिकार से वंचित करने वाला कानून ला रही थी, तब वो भारत आए हुए थे। उन्हें वापस बुलाया गया इस लड़ाई को लीड करने के लिए। चैलेंजेस तो लगातार आ रहे थे। बिल्कुल। और इसी दौरान उनके विचारों में भी बदलाव आ रहा था। शहरी जीवन और वकालत से हटकर वो कम्युनिटी लिविंग, सामुदायिक जीवन के प्रयोग करने लगे। फीनिक्स सेटलमेंट की स्थापना इसी का नतीजा थी। रस्किन और टॉल्स्टॉय का प्रभाव यहाँ साफ दिखता है। सादा जीवन, सेल्फ सफिशिएंसी, आत्मनिर्भरता, मैनुअल लेबर, शारीरिक श्रम पर जोर। और फिर आया वो लैंडमार्क मोमेंट 1906। ट्रांसवाल गवर्नमेंट एक नया एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट लेकर आई। जी, इसे ब्लैक एक्ट भी कहा गया। इसके तहत हर इंडियन मर्द, औरत, बच्चा को अपनी उंगलियों के निशान देकर रजिस्टर करवाना और हर वक्त रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट साथ रखना कंपलसरी कर दिया गया। ये बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग, अपमानजनक था। और इसी के विरोध में जोहानिसबर्ग में एक मैस प्रोटेस्ट मीटिंग हुई सितंबर 1906 में। हाँ, एम्पायर थिएटर में। वहीं पर गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह, अपनी न्यू मेथोडोलॉजी, नई कार्यप्रणाली का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हम इस काले कानून को नहीं मानेंगे, भले ही हमें जेल जाना पड़े, मार खानी पड़े, सब कुछ कुर्बान करना पड़े, लेकिन हम हिंसा का रास्ता नहीं अपनाएंगे। ये पैसिव रेजिस्टेंस और सिविल डिसोबीडियंस का पहला बड़ा प्रयोग था, है ना? बिल्कुल। उन्होंने लोगों से शपथ लेने को कहा कि वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे। और ये स्ट्रगल फिर सालों तक चला, लगभग 8 साल। इयर्स। आसान नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस, जिनमें महिलाएं भी शामिल थीं, और खुद गांधी जी कई बार जेल गए। लोगों की नौकरियां गईं, व्यापार तबाह हुए, सरकार ने जुल्म भी किए, लेकिन लोग डटे रहे, रिफ्यूज टू रजिस्टर। कमाल का डिटर्मिनेशन था। हाँ, और इस स्ट्रगल को इंडिया और ब्रिटेन में भी काफी सपोर्ट मिला। पब्लिक आउटक्राई, जनता का आक्रोश बढ़ा। आखिर में साउथ अफ्रीकन लीडर जनरल जैन क्रिश्चियन स्मट्स, जो पहले बहुत सख्त थे, उन्हें गांधी जी के साथ निगोशिएट, बातचीत करने पर मजबूर होना पड़ा। और कुछ मांगे मानी गईं। हाँ, 1914 में एक अग्रीमेंट हुआ, ब्लैक एक्ट रद्द कर दिया गया, इंडियन मैरिजेस को मान्यता मिली और 3 पाउंड का पोल टैक्स जो इंडेंचर्ड लेबरर्स पर था, वो हटा दिया गया। पूरी जीत नहीं थी, लेकिन ये सत्याग्रह की एक बड़ी नैतिक विजय थी। तो साउथ अफ्रीका में गांधी जी के मास मोबिलाइजेशन, पीसफुल प्रोटेस्ट और सत्याग्रह के आइडियाज पूरी तरह मैच्योर हुए। एग्जैक्टली। उन्हें ये कॉन्फिडेंस मिला कि ये तरीके कारगर हैं और इन्हें इंडिया के बड़े स्ट्रगल में इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए अब आते हैं सेक्शन 10.3, गांधीज पॉलिटिकल फिलॉसफी, गांधी का राजनीतिक दर्शन। इसका फाउंडेशन है उनकी किताब हिंद स्वराज। जी, हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल, ये उन्होंने गुजराती में 1909 में लिखी थी, जब वो लंदन से साउथ अफ्रीका वापस जा रहे थे शिप पर। और इसे बॉम्बे गवर्नमेंट ने भारत में आते ही प्रिस्क्राइब कर दिया था, सेडिशन का चार्ज लगाया था। हाँ, क्योंकि इसमें उन्होंने सिर्फ ब्रिटिश रूल की ही नहीं, बल्कि पूरी मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक पश्चिमी सभ्यता की तीखी आलोचना की थी। 1910 में इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जोहान्सबर्ग से प्रकाशित हुआ। गांधी जी ने खुद इसे कैसे इंट्रोड्यूस किया, सोर्स में कोट है। हाँ, उन्होंने लिखा कि ये किताब टीचेस द गॉस्पेल ऑफ लव इन प्लेस ऑफ दैट ऑफ हेट, वायलेंस विद सेल्फ सैक्रिफाइस, सोल फोर्स अगेंस्ट ब्रूट फोर्स। मतलब नफरत की जगह प्रेम, हिंसा की जगह आत्मबलिदान और पार्श्विक बल की जगह आत्मबल सिखाती है। ये पूरी किताब एक डायलॉग यानी संवाद के रूप में है, एक रीडर और एडिटर के बीच। इसमें उन्होंने मॉडर्न सिविलाइजेशन को क्यों क्रिटिसाइज किया? उनका मानना था कि ये सभ्यता मटीरियलिज्म यानी भौतिकवाद, लग्जरी यानी विलासिता और कंजम्पशन यानी उपभोग पर आधारित है। इसमें सिर्फ शरीर सुख पर ध्यान है, नैतिकता और आध्यात्मिकता की कोई जगह नहीं।
रेलवे, वकील, डॉक्टर, इन सबको भी उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि ये लोगों को फंसाते हैं और असली स्वराज से दूर ले जाते हैं। ये इनइक्वालिटी यानी असमानता और पॉवर्टी यानी गरीबी पैदा करती हैं। काफी रैडिकल क्रिटिक था उस समय के हिसाब से, और इसमें उन्होंने स्वराज का मतलब भी समझाया। हाँ, उनके लिए स्वराज सिर्फ अंग्रेजों का जाना नहीं था। ट्रू स्वराज का मतलब था सेल्फ रूल, यानी अपने ऊपर शासन। सिर्फ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस नहीं, बल्कि इकोनॉमिक, आर्थिक और मॉरल इंडिपेंडेंस भी। और ये सिर्फ नॉन वायलेंट मीन्स, अहिंसक साधनों से ही हासिल हो सकता है। अब सत्याग्रह को उनके शब्दों में समझते हैं। सोर्स में डेफिनेशन है जी, पैसिव रेजिस्टेंस इज अ मेथड ऑफ सिक्योरिंग राइट्स बाय पर्सनल सफरिंग। It is the reverse of resistance by arms. When I refuse to do a thing that is repugnant to my conscience, I use soul force, Atmabal. If I do not obey the law and accept the penalty for its breach, I use soul force. It involves sacrifice of self, Atmabalidan. वो इसे बॉडी फोर्स या हिंसा के बिल्कुल विपरीत मानते थे। सोल फोर्स, आत्मबल, मतलब अन्याय के खिलाफ अपनी आत्मा की आवाज सुनना और उसके लिए कष्ट सहना। बिल्कुल। और नॉन वायलेंस पर वो कहते हैं, नॉन वायलेंस इन इट्स डायनामिक कंडीशन मीन्स कॉन्शियस सफरिंग, नॉट मीक सबमिशन, बट इट मीन्स द पिटिंग ऑफ वंस होल सोल अगेंस्ट द विल ऑफ द टायरेंट, पॉसिबल फॉर अ सिंगल इंडिविजुअल टू डिफाई द होल माइट ऑफ एन अनजस्ट एम्पायर। वाओ, ये पैसिव सबमिशन नहीं है, ये एक्टिव रेजिस्टेंस, सक्रिय प्रतिरोध है, लेकिन बिना हिंसा के। एक अकेला आदमी भी जालिम सत्ता को चुनौती दे सकता है। कितना पावरफुल थॉट है। डेफिनेटली। अब बात करते हैं इन्फ्लुएंसेस की। जैसा हमने पहले कहा, ये एक ब्लेंड था। हिस्टोरियन ए.एल. बशाम का तर्क है कि कोर कॉन्सेप्ट्स जैसे ट्रूथ, सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह की जड़ें इंडियन ट्रेडिशंस हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, भक्ति मूवमेंट में थी। हाँ, सत्य और अहिंसा तो भारतीय दर्शन के मूल तत्व रहे हैं। बिल्कुल। बाशम कहते हैं कि इन भारतीय विचारों को वेस्टर्न कॉन्टैक्ट, पश्चिमी संपर्क ने फर्टिलाइज और शार्पन किया। गांधी जी की खूबी ये थी कि उन्होंने नॉन इंडियन आइडियाज को हिंदू धर्म के साथ हार्मोनाइज किया। गांधी जी ने खुद भी वेस्टर्न थिंकर्स को एक्नॉलेज किया है। लियो टॉल्स्टॉय का नाम सबसे पहले आता है। हाँ, टॉल्स्टॉय की किताब द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू ने गांधी जी पर गहरा असर डाला। इसने उनके स्केप्टिसिज्म को दूर किया और उन्हें अहिंसा का पक्का बिलीवर बना दिया। टॉल्स्टॉय प्रेम की बात करते थे, हिंसा और स्टेट कोर्शन, राज्य की जोर जबरदस्ती को रिजेक्ट करते थे, और पीसफुल रेजिस्टेंस, शांतिपूर्ण प्रतिरोध की वकालत करते थे। गांधी जी और टॉल्स्टॉय के बीच कॉरेस्पॉन्डेंस भी हुआ था। फिर है जॉन रस्किन और उनकी किताब अनटू दिस लास्ट। जी, रस्किन की इस किताब ने उन्हें 1904 में एक ट्रेन जर्नी के दौरान इतना प्रभावित किया कि उन्होंने रात भर में इसे पढ़ डाला और तुरंत अपनी लाइफ बदलने का फैसला किया। इसी से फीनिक्स सेटलमेंट की प्रेरणा मिली। रस्किन ने कम्युनिटी लिविंग, सामुदायिक जीवन, सेल्फ वर्क, स्वयं कार्य करना, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय पर जोर दिया और कंपेटिटिव अनजस्ट इकोनॉमिक सिस्टम्स की आलोचना की। गांधी जी ने इसका गुजराती में अनुवाद सर्वोदया नाम से किया, मतलब सबका उदय या वेलफेयर ऑफ ऑल। और तीसरे हैं हेनरी डेविड थोरो और उनका एसे ऑन द ड्यूटी ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। थोरो ने ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट, संगठित सरकार के बुरे प्रभावों की बात की और अनजस्ट लॉज को डिसोबे करने का तर्क दिया, जिसे उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा कहा। गांधी जी को थोरो के विचारों ने अपने पैसिव रेजिस्टेंस के लिए वैलिडेशन मिला। लेकिन यहाँ एक क्लैरिफिकेशन जरूरी है, जो सोर्स में भी है। थोरो का एसे पढ़ने से पहले ही काफी एडवांस हो चुका था। उन्होंने सत्याग्रह इंडिपेंडेंटली डेवलप किया था। तो उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस फ्रेज क्यों इस्तेमाल किया? उन्होंने शुरुआत में इंग्लिश रीडर्स के लिए ये फ्रेज यूज किया क्योंकि वो इससे परिचित थे, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि ये फ्रेज उनके कॉन्सेप्ट को पूरी तरह कैप्चर नहीं करता, क्योंकि उसमें सफरिंग और सोल फोर्स का एलिमेंट उतना प्रोमिनेंट नहीं था। इसलिए उन्होंने बाद में सिविल रेजिस्टेंस शब्द को प्रेफर किया। तो ये एक कॉम्प्लेक्स सिंथेसिस था, भारतीय जड़ें, पश्चिमी प्रभाव, जिन्हें गांधी जी ने भारत की जरूरतों के हिसाब से ढाला। और वो खुद मानते थे कि उनके विचार इवॉल्व हुए हैं। उन्होंने कहा भी, इन माई सर्च आफ्टर ट्रूथ आई हैव डिस्कार्डेड मेनी आइडियाज एंड लर्न्ड मेनी न्यू थिंग्स। एग्जैक्टली। तो उनका दर्शन कोई स्टैटिक चीज नहीं थी। उनका आह्वान था एक ऐसे आंदोलन का जो सेल्फलेसनेस, साहस और मॉरल फोर्स पर आधारित हो, कॉलोनियल ऑपरेशन के खिलाफ। जूडिथ ब्राउन कहती हैं कि गांधी में ये पोटेंशियल था कि वो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल एलीट से परे जाकर एक बड़ा पॉलिटिकल नेशन बना सकें,
और सत्याग्रह एक ऐसी टेक्निक थी जो उन लोगों के लिए भी सूटेबल थी जो इंस्टीट्यूशनल पॉलिटिक्स के आदी नहीं थे। मतलब आम आदमी के लिए एक हथियार। हाँ, एक नैतिक हथियार। चलिए अब भारत वापस आते हैं और उनके पहले बड़े प्रयोग को देखते हैं। सेक्शन 10.4 चंपारण सत्याग्रह 1917। गांधी जी 1915 में भारत लौटे, साउथ अफ्रीका की वजह से काफी फेमस हो चुके थे। जी, उस समय भारत का पॉलिटिकल सीन काफी बटा हुआ था। मॉडरेट्स थे, एक्सट्रीमिस्ट थे, रेवोल्यूशनरीज थे, मुस्लिम लीग अपना अलग एजेंडा चला रही थी, होम रूल लीग्स भी एक्टिव थी। गांधी जी शुरू में सीधे पॉलिटिक्स में नहीं कूदे, वो घूमकर भारत को समझना चाह रहे थे अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर। हाँ, वो सही अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे थे सत्याग्रह को अप्लाई करने के लिए। और वो अवसर मिला चंपारण, नॉर्थ बिहार में, 1917 में। चंपारण का मसला क्या था? मसला था इंडिगो प्लांटर्स, नील बागान मालिक, जो ज्यादातर यूरोपियंस थे, उनके खिलाफ किसानों का गुस्सा। चंपारण इलाका परमानेंट सेटलमेंट के तहत आता था, जहां बड़े जमींदार अपनी जमीन यूरोपियन पट्टेदारों को लंबे लीज पर दे देते थे। और ये यूरोपियन प्लांटर्स फिर किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे। हाँ, क्योंकि इंडिगो उस समय कैश क्रॉप थी, जिससे प्लांटर्स को भारी मुनाफा होता था। टेनेंट्स जो जमीन पर खेती करते थे, वो सबसे बुरी हालत में थे। उन्हें अपनी जमीन के एक हिस्से पर नील उगाना पड़ता था, प्लांटर्स द्वारा तय की गई कीमत पर, जो बहुत कम होती थी। और सोर्स बताता है कि वर्ल्ड मार्केट में सिंथेटिक जर्मन डाइज आने से इंडिगो की डिमांड गिर गई थी। बिल्कुल, डिमांड गिरने से प्लांटर्स का प्रॉफिट कम हुआ, तो उन्होंने नुकसान की भरपाई किसानों से करनी चाहिए। उन्होंने किसानों पर लगान बढ़ा दिया और कई तरह के इलीगल ड्यूज, अवैध बकाया वसूलने लगे। ऊपर से चीजें महंगी हो रही थी और किसानों की उपज सस्ती बिक रही थी, मतलब डबल वैमी। सबसे ज्यादा शोषणकारी सिस्टम था तीन कठिया सिस्टम। इसका क्या मतलब था? 3 कठिया मतलब 3 कट्ठा। 1 बीघा में 20 कट्ठा जमीन होती है। तो इस सिस्टम के तहत किसानों को अपनी जमीन के हर बीघे में से 3 कट्ठा हिस्से पर नील उगाना कंपलसरी था। अच्छा, 3 आउट ऑफ 20। हाँ, और मजे की बात ये कि पेमेंट आउटपुट के हिसाब से नहीं, एरिया के हिसाब से होता था। इसलिए प्लांटर्स इंसिस्ट करते थे कि किसान अपनी सबसे फर्टाइल जमीन पर नील उगाएं ताकि उपज ज्यादा हो, भले ही किसान को कीमत कम मिले। किसानों का इकोनॉमिक एंड सोशल एक्सप्लॉयटेशन, आर्थिक और सामाजिक शोषण चरम पर था। इसी कॉन्टेक्स्ट में राजकुमार शुक्ला का नाम आता है। वो कौन थे? राजकुमार शुक्ला एक स्थानीय नेता थे, खुद भी एक पीड़ित किसान थे। उन्होंने चंपारण के किसानों की दुर्दशा के बारे में सुना था और वो गांधी जी से मिले थे कांग्रेस के लखनऊ सेशन में 1916 में। उन्होंने गांधी जी को चंपारण आने का न्योता दिया। और गांधी जी मान गए? हाँ, काफी परसिस्टेंस के बाद गांधी जी अप्रैल 1917 में पटना पहुंचे और फिर मुजफ्फरपुर होते हुए चंपारण गए। उनके साथ राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई जैसे लोग भी जुड़े। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रिएक्शन था? जाहिर है खुश नहीं होंगे। बिल्कुल नहीं। टिरहोट डिवीजन के कमिश्नर ने तो उन्हें तुरंत इलाका छोड़ने को कहा। जब गांधी जी मोतिहारी पहुंचे तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने उन्हें फॉर्मली चंपारण छोड़ने का आदेश दे दिया अंडर सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी कि जो भी सजा होगी भुगतने को तैयार हैं। अगले दिन उन्हें कोर्ट में पेश होना था। ये भारत में सिविल डिसोबीडियंस या सविनय अवज्ञा का पहला बड़ा एक्ट था उनकी तरफ से। इससे तो माहौल गर्मा गया होगा। बहुत ज्यादा। हजारों किसान कोर्ट के बाहर जमा हो गए। गांधी जी की इस हिम्मत की खबर पूरे देश में फैली। इंडियन प्रेस जैसे अमृत बाजार पत्रिका ने इसे प्रमुखता से छापा। सरकार पर प्रेशर बढ़ने लगा। गांधी जी का तरीका भी अलग था। सोर्स बताता है उनकी सिंप्लिसिटी, सादगी, वर्नैक्युलर लैंग्वेज यूज, स्थानीय भाषा का प्रयोग, गांव-गांव घूमना। हाँ, उन्होंने वकीलों वाले कपड़े छोड़ दिए, आम लोगों की तरह रहने लगे, उनकी भाषा में बात की, सीधे किसानों से मिले, उनकी समस्याएं सुनी। इससे वो बहुत जल्दी मासेस यानी जनता के बीच पॉपुलर हो गए। लोगों को उनमें अपना सेवियर या मसीहा देखने लगा। उन्होंने सरकार से एक इम्पार्शियल इंक्वायरी या निष्पक्ष जांच की मांग की और इलीगल एक्सैक्शंस यानी अवैध वसूली तुरंत रोकने को कहा। फेसिंग प्रेशर, सरकार ने क्या किया? सरकार को झुकना पड़ा। उन्होंने केस वापस ले लिया और एक ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी जांच आयोग बनाने का फैसला किया, चंपारण एग्रेरियन कमेटी, और इसमें गांधी जी को भी मेंबर बनाया गया। ये तो बड़ी बात थी। लेकिन सोर्स में एक गवर्नमेंट लेटर का जिक्र है जिसमें कहा गया कि गांधी को कमेटी में शामिल करने का मकसद उन्हें हेड ऑफ करना था, मतलब उन्हें शांत करना या कंट्रोल करना। स्लाई मूव।
हाँ, सरकार की अपनी कैलकुलेशंस थीं, लेकिन कमेटी ने जांच की और पाया कि किसानों की शिकायतें सही हैं। तो आउटकम क्या निकला? पूरी तरह से शायद नहीं, लेकिन ये एक बड़ी जीत थी। फर्स्ट सक्सेसफुल सत्याग्रह एक्सपेरिमेंट इन इंडिया। एब्सोल्युटली। इसने साबित कर दिया कि सत्याग्रह भारत में भी काम कर सकता है। अब इंटरप्रिटेशंस की बात करते हैं। जूडिथ ब्राउन का एनालिसिस क्या कहता है? जूडिथ ब्राउन कहती हैं कि गांधी जी ने जानबूझकर बैकवर्ड रीजन्स चुने जहां एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिशियंस की पकड़ कम थी। उन्होंने लोकल इश्यूज उठाए जिन्हें नेशनल लीडर्स इग्नोर कर रहे थे। वो सीधे विलेजर्स से जुड़े, लेकिन उनका करिश्मा हर जगह एक जैसा नहीं था। उन्हें लोकल एजुकेटेड मैन जैसे राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, इंदुलाल याजनिक जैसे लोगों पर डिपेंड करना पड़ा, जिन्हें वो अपने सब कॉन्ट्रैक्टर्स कहती हैं, सपोर्ट मोबिलाइज करने के लिए। सब कॉन्ट्रैक्टर्स, इंटरेस्टिंग टर्म। और जाक पुष्पादास का व्यू? पुष्पेदास का नजरिया थोड़ा अलग है। वो पेजेंट्स की एजेंसी, किसानों की सक्रियता पर ज्यादा जोर देते हैं। उनका कहना है कि किसान पहले से ही प्रोटेस्ट कर रहे थे। गांधी जी के आने से उसे एक डायरेक्शन और लेजिटिमेसी मिली। वो ये भी पॉइंट आउट करते हैं कि गांधी जी के बारे में फैली र्यूमर्स कि उनमें चमत्कारी शक्तियां हैं, वो गवर्नमेंट को हटा सकते हैं, इसने भी मोबिलाइजेशन में हेल्प की। लोकल लीडर्स ने गांधी जी के नाम का इस्तेमाल किया अपने इन्फ्लुएंस के लिए। और पुष्पेदास ये भी कहते हैं कि गांधी जी के नॉन वायलेंस, अहिंसा पर जोर देने के बावजूद कुछ वायलेंट इंसिडेंट्स हुए जो उनके डायरेक्ट कंट्रोल से बाहर थे। तो एजेंसी किसकी थी, ये डिबेट का विषय है। हाँ, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ द इंटरप्रिटेशन, चंपारण ने गांधी जी के लीडरशिप स्टाइल को स्थापित किया, सत्याग्रह की पोटेंशियल को भारत में दिखाया और सबसे महत्वपूर्ण, फ्यूचर नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन के लिए की फिगर्स को रिक्रूट किया। राजेंद्र प्रसाद, कृपलानी, महादेव देसाई, ये सब चंपारण से ही गांधी जी के करीबी बने। सही बात है। अब चलते हैं अगले सत्याग्रह पर। सेक्शन 10.5 खेड़ा सत्याग्रह 1918। चंपारण चल ही रहा था कि गांधी जी के होम स्टेट गुजरात में एक और क्राइसिस शुरू हो गया। जी, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में यहां मसला था लैंड रेवेन्यू का। किसानों ने रेवेन्यू रिलीफ की मांग की थी 1918 में। वजह क्या थी? वजहें काफी गंभीर थीं। एक तो मॉनसून फेलियर की वजह से क्रॉप फेलियर, फसल खराब हो गई थी। अनुमान था कि उपज नॉर्मल से 25% से भी कम हुई है। दूसरे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से महंगाई बहुत बढ़ गई थी। खाने पीने की चीजें, खेती के औजार, लेबर सब महंगा हो गया था। और तीसरा, इलाके में डेविस्टेटिंग प्लेग एपिडेमिक फैली थी। भयानक प्लेग महामारी? जी। ओह। नंबर्स दिए हैं सोर्स में। हाँ, सोर्स बताता है कि सिर्फ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में 16,740 मौतें हुई थीं। इमेजिन द सिचुएशन, किसान बुरी तरह कर्ज में डूबे हुए थे। ऐसी हालत में सरकार से उम्मीद थी कि वो रेवेन्यू माफ कर देगी या पोस्टपोन कर देगी, जैसा कि फैमिन कोड में प्रोविजन भी था कि अगर उपज 25% से कम हो तो पूरी माफी मिलनी चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ने रिफ्यूज कर दिया। हाँ, लोकल ऑफिशियल्स ने कहा कि उपज उतनी कम नहीं हुई है और रेवेन्यू तो देना ही पड़ेगा। सोर्स में एक पेजेंट का कोड भी है जो बता रहा है कि कैसे जरूरत की हर चीज, कपड़ा, मिट्टी का तेल, लोहा, औजार, बैल, सबके दाम बढ़ गए थे। लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं थी। तो फिर आंदोलन कैसे शुरू हुआ? लोकल लीडर्स मोहनलाल पंड्या और शंकरलाल पारिक ने पहले अपील की बॉम्बे गवर्नमेंट को, फिर उन्होंने अहमदाबाद में गुजरात सभा से मदद मांगी। गुजरात सभा ने भी सरकार से रिक्वेस्ट की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने चंपारण में गांधी जी को टेलीग्राफ भेजा। गांधी जी ने फर्मनेस दिखाने की सलाह दी। गुजरात सभा के प्रेसिडेंट उस समय गांधी जी ही थे। हाँ, नवंबर 1917 में वो इसके प्रेसिडेंट बने थे। तो सभा ने फिर से सरकार से एग्जेम्पशन या पोस्टपोनमेंट की मांग की, पर सरकार नहीं मानी। न्यूज़पेपर्स ने इस मुद्दे को उठाया। गांधी जी फरवरी 1918 में खेड़ा पहुंचे। उन्होंने खुद गांव का दौरा किया, जांच की और पाया कि किसानों की मांग बिल्कुल जायज है। जब सरकार ने फिर भी नहीं सुनी, तब सत्याग्रह का फैसला हुआ। जी, नडियाद में मार्च 22, 1918 को एक बड़ी मीटिंग हुई। वहीं गांधी जी ने वॉलंटियर से एक सीक्रेट प्लेज लेने को कहा। क्या थी वो प्लेज? सोर्स में है। हाँ, सोर्स उसका जस्ट बताता है। प्लेज ये थी कि हम सरकार का असेसमेंट, कर निर्धारण अदा नहीं करेंगे। चाहे सरकार हमारी जमीन जब्त कर ले, हमें जेल भेज दे या कोई और कानूनी कार्रवाई करे, हम चुपचाप सहेंगे। लेकिन हम अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान खोकर स्वेच्छा से पेमेंट नहीं करेंगे। We will rather let our lands be confiscated than sacrifice our self-respect. काफी स्ट्रॉन्ग प्लेज थी। आत्मसम्मान पर जोर। बिल्कुल। गांधी जी ने फिर गांव का दौरा किया, लोगों को समझाया, उनका हौसला बढ़ाया।
वल्लभ भाई पटेल, जो उस समय अहमदाबाद के एक सफल वकील थे, वो भी इस आंदोलन से जुड़े और गांधी जी के एक प्रमुख सहयोगी बने। इंदुलाल याजनिक भी थे। लीडर्स की अरेस्ट भी हुई। हाँ, मोहनलाल पांड्या जैसे नेताओं को गिरफ्तार किया गया, जिससे लोगों का गुस्सा और समर्थन और बढ़ा। सरकार थोड़ी कॉशियस थी। एक तो वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उन्हें इंडियन सपोर्ट चाहिए था। दूसरे, उन्हें गांधी जी की नॉन वायलेंस, अहिंसा की पॉलिसी पता थी और वो चंपारण देख चुके थे। इसलिए उन्होंने ऑफिशियल्स को रेवेन्यू कलेक्शन में रिस्ट्रेंट बरतने का आदेश दिया और शुरुआत में जमीन जब्ती जैसी कड़ी कार्रवाई से बचा गया। तो क्या सत्याग्रह सफल रहा? क्या सरकार झुकी? इसका एंड थोड़ा एम्बिग्यूअस रहा। कोई फॉर्मल अग्रीमेंट नहीं हुआ। सरकार ने अंदर खाने के निर्देश दिए कि जो किसान वाकई पेमेंट करने की स्थिति में नहीं हैं, उनसे वसूली ना की जाए और जो दे सकते हैं सिर्फ उन्हीं से लिया जाए। जब ये बात बाहर आई और कुछ संपन्न किसानों ने रेवेन्यू दे दिया, तो गांधी जी ने जून 1918 में सत्याग्रह कॉल ऑफ कर दिया। कॉल ऑफ कर दिया बिना कॉन्क्रीट जीत के, क्यों? इसके अलग-अलग इंटरप्रिटेशंस हैं। कुछ कहते हैं कि हिंसा की कुछ छिटपुट घटनाओं की खबरें थीं। जूडिथ ब्राउन गांधी जी के अपने असेसमेंट का हवाला देती हैं कि गांधी जी को लगा कि इसमें एसेंशियल्स ऑफ अ कंप्लीट सत्याग्रह ट्रायम्फ नहीं थे, क्योंकि इसने सत्याग्रही इसको स्ट्रॉन्गर एंड मोर स्पिरिटेड नहीं छोड़ा। शायद उन्हें लगा कि किसानों का मनोबल उतना ऊंचा नहीं रहा अंत तक। तो सिग्निफिकेंस क्या रहा खेड़ा का? जूडिथ ब्राउन के अनुसार खेड़ा ने चंपारण के लेसन को रीइंफोर्स किया कि सत्याग्रह एक वर्सेटाइल वेपन है, अ वेपन फॉर ऑल सीजन्स, जिसे अलग अलग मुद्दों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसने गांधी जी को कन्वेंशनल पॉलिटिशियंस पर एक एज दी। और डेविड हार्डिमन का क्या कहना है? डेविड हार्डिमन मानते हैं कि इमीडिएट आउटकम के लिहाज से किसी भी साइड की क्लियर विक्ट्री नहीं हुई। सरकार भी पूरी तरह नहीं झुकी और किसानों को भी पूरी माफी नहीं मिली। लेकिन हार्डिमन आर्ग्यू करते हैं कि द रियल विक्ट्री ले विद गांधी। क्यों? क्योंकि इस आंदोलन के जरिए गांधी जी ने खेड़ा के गांवों में, खासकर पटीदार कम्युनिटी के बीच, एक बहुत पावरफुल पॉलिटिकल बेस बनाया। ये बेस फ्यूचर मूवमेंट्स जैसे बारडोली सत्याग्रह और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए क्रूशल साबित हुआ और वल्लभ भाई पटेल जैसे लीडर का उभार हुआ। तो इमीडिएट जीत भले ना मिली हो, लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल गेन हुआ। एग्जैक्टली, ऑर्गेनाइजेशनल गेन बहुत बड़ा था। ठीक है, अब तीसरे बड़े सत्याग्रह पर आते हैं जो 1918 में ही हुआ, सेक्शन 10.6 अहमदाबाद सत्याग्रह। जी, ये बाकी दो से अलग था। चंपारण और खेदा एग्रेरियन इश्यूज थे, कृषि मुद्दे, जबकि अहमदाबाद एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, औद्योगिक विवाद था। ये टेक्सटाइल मिल वर्कर्स, कपड़ा मिल मजदूर के समर्थन में था। अहमदाबाद उस समय एक बड़ा टेक्सटाइल सेंटर बन चुका था। यहाँ मसला क्या था? मसला था प्लेग बोनस का विड्रॉल, वापसी। हुआ ये था कि अहमदाबाद में भी प्लेग फैला था। मजदूरों को शहर छोड़कर जाने से रोकने के लिए मिल ओनर्स ने उन्हें टेम्पररी बोनस देना शुरू किया था, जो पे का 75% तक था। जब जनवरी-फरवरी 1918 में एपिडेमिक खत्म हुआ, तो ओनर्स ने यह बोनस बंद कर दिया। लेकिन वर्कर्स की क्या डिमांड थी? वर्कर्स का कहना था कि बोनस भले खत्म कर दो, लेकिन वर्ल्ड वॉर की वजह से कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत बढ़ गई है, इसलिए हमारी वेजेस बढ़ाई जाएं। वो 50% इंक्रीज मांग रहे थे। ओनर्स 20% से ज्यादा देने को तैयार नहीं थे। डेडलॉक हो गया। इसमें गांधी जी कैसे इन्वॉल्व हुए? वर्कर्स ने अनासुया सराभाई, जो खुद एक प्रोमिनेंट मिल ओनर अंबालाल सराभाई की बहन थी और सोशल वर्क करती थी, उनसे मदद मांगी। अनासुया ने गांधी जी को अप्रोच किया, जो उस समय गुजरात सभा के प्रेसिडेंट थे। गांधी जी अंबालाल सराभाई को पर्सनली जानते भी थे। अच्छा, तो पर्सनल कनेक्शन भी था। हाँ, गांधी जी ने इंटरवीन किया, उन्होंने दोनों पक्षों से बात की और मामले को एक आर्बिट्रेशन बोर्ड, मध्यस्थता बोर्ड को सौंपने पर सहमति बनवाई। इस बोर्ड में वर्कर्स के प्रतिनिधि, गांधी जी, पटेल, शंकरलाल बैंकर और ओनर्स के प्रतिनिधि शामिल थे। लेकिन आर्बिट्रेशन से हल नहीं निकला। नहीं, इससे पहले कि बोर्ड फैसला देता, कुछ वर्कर्स इम्पेशेंट हो गए और स्ट्राइक पर चले गए। इससे ओनर्स नाराज हो गए और उन्होंने आर्बिट्रेशन से विड्रॉ कर लिया और लॉकआउट डिक्लेयर कर दिया 22 फरवरी। 22 फरवरी को उन्होंने ये भी कहा कि जो वर्कर 20% हाइक पर काम करने को तैयार नहीं है, उसे डिसमिस कर दिया जाएगा। मामला बिगड़ गया। हाँ, अब गांधी जी ने वर्कर्स का पक्ष लिया। उन्होंने सिचुएशन को स्टडी किया, प्रोडक्शन कॉस्ट्स, प्रॉफिट्स, लिविंग कॉस्ट्स, और इस नतीजे पर पहुंचे कि 35% वेज इंक्रीज रीजनेबल और जस्टिफाइड है। उन्होंने वर्कर्स को ऑर्गेनाइज किया, उन्हें नॉन वायलेंट रहने की प्लेज दिलाई
और रोज मीटिंग्स और लीफलेट्स के जरिए उन्हें सत्याग्रह के प्रिंसिपल समझाएं। लेकिन हड़ताल लंबी खिंच रही होगी और वर्कर्स का मोराल। एग्जैक्टली हड़ताल लगभग 3 हफ्ते चली। वर्कर्स की हालत खराब होने लगी। ओनर्स के प्रेशर में कुछ वर्कर्स वापस काम पर लौटने की सोचने लगे। गांधी जी को लगा कि वर्कर्स का रिजॉल्व कमजोर पड़ रहा है। यहीं पर उन्होंने वो कदम उठाया जिसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह सबसे ज्यादा जाना जाता है। जी हाँ, 15 मार्च को वर्कर्स की मीटिंग में जब उन्हें लगा कि लोग हिम्मत हार रहे हैं तो उन्होंने अचानक अनाउंस किया कि जब तक समझौता नहीं हो जाता वो खुद फास्ट रखेंगे। फास्ट, उपवास, ये उनका पहला पॉलिटिकल फास्ट था भारत में, है ना? हाँ। This was Gandhi's first use of fasting, उपवास, as a political weapon in India. ये बहुत सिग्निफिकेंट पॉइंट है। इसका मकसद वर्कर्स का मोरल बूस्ट करना था और साथ ही मिल ओनर्स पर मॉरल प्रेशर, नैतिक दबाव डालना था, जिनमें से कई उनके मित्र भी थे। और इसका असर हुआ? जबरदस्त असर हुआ। वर्कर्स में नया जोश आ गया। ओनर्स पर भी भारी दबाव पड़ा। वो गांधी जी की जान खतरे में नहीं डालना चाहते थे। 3 दिन के अंदर ही समझौता हो गया। मामला फिर से आर्बिट्रेटर को सौंपा गया, जिसने 35% वेज इंक्रीज का अवार्ड दिया, जो गांधी जी ने सजेस्ट किया था। गांधी जी ने अपना उपवास तोड़ा। वाओ, तो फास्ट काम कर गया। हालांकि इंटरप्रिटेशंस होंगी इस पर भी। हाँ, कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि फास्ट डिसाइसिव फैक्टर था। कुछ का कहना है कि ओनर्स शायद वैसे भी समझौते के करीब पहुंच रहे थे। फास्ट ने प्रोसेस तेज कर दिया। लेकिन फास्ट का सिंबॉलिक और मॉरल इम्पैक्ट बहुत बड़ा था, इसमें कोई शक नहीं। अहमदाबाद सत्याग्रह का सिग्निफिकेंस क्या बताया गया है? जूडिथ ब्राउन का क्या कहना है? जूडिथ ब्राउन ऑब्जर्व करती हैं कि इस सत्याग्रह ने गांधी जी को अर्बन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स में खींचा। इसने उनके इंटरेस्ट्स और फॉलोइंग को और ब्रॉडन किया। फैक्ट्री वर्कर्स, कारखाना मजदूर भी उनसे जुड़ गए। ये उन्हें ओल्डर लीडर्स से और अलग करता था, जिनका फोकस ज्यादातर पॉलिटिकल या एग्रेरियन इश्यूज पर था। और सुमित सरकार? सुमित सरकार एक न्यूएंस्ड व्यू देते हैं। वो कहते हैं कि अहमदाबाद की सफलता काफी हद तक गांधी जी के पर्सनल रेपो पर निर्भर थी, ओनर्स जैसे साराभाई के साथ। ये मॉडल जो क्लास वॉर, वर्ग संघर्ष को रिजेक्ट करता था और आर्बिट्रेशन और ट्रस्टीशिप, न्यासधारिता पर जोर देता था, ये ज्यादातर अहमदाबाद तक ही सीमित रहा। इसे दूसरी जगहों पर रेप्लिकेट करना मुश्किल था। ये मिलिटेंट इकोनॉमिक स्ट्रगल्स, उग्र आर्थिक संघर्ष का रास्ता नहीं था। इंटरेस्टिंग पॉइंट। तो तीनों सत्याग्रह चंपारण, खैरा, अहमदाबाद 1917-18, 1917-18 में हुए। अब सेक्शन 10.7 में इनके ओवरऑल सिग्निफिकेंस, समग्र महत्व की बात करते हैं। हाँ, सोर्स कहता है कि मुद्दे और कॉन्टेक्स्ट अलग अलग थे। एक जगह यूरोपियन प्लांटर्स, दूसरी जगह गवर्नमेंट रेवेन्यू पॉलिसी, तीसरी जगह इंडियन मिल ओनर्स। लेकिन मेथड एक ही था, सत्याग्रह। सत्याग्रह। उस समय का पॉलिटिकल क्लाइमेट कैसा था? होम रूल मूवमेंट चल रहा था, लखनऊ पैक्ट हुआ था हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए। हाँ, पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर थोड़ा चार्ज था, लेकिन एक ब्रॉड बेस्ड मास मोबिलाइजेशन, व्यापक जन लामबंदी, जिसमें समाज के अलग अलग वर्ग, किसान, मजदूर, मध्य वर्ग सब शामिल हों, वो अभी मिसिंग था। पॉलिटिक्स अभी भी ज्यादातर शहरों और पढ़े लिखे लोगों तक सीमित थी। गांधी जी के इंटरवेंशन ने इसे बदला। उन्होंने लोकल स्ट्रगल्स को नेशनल लेसन्स में बदल दिया। उन्होंने प्रोटेस्ट की एक नई लैंग्वेज, भाषा दी। नॉन वायलेंस, अहिंसा, पैसिव रेजिस्टेंस, निष्क्रिय प्रतिरोध, मॉरल फोर्स, नैतिक बल पर भरोसा, फिजिकल फोर्स की जगह। एग्जैक्टली। अब इंटरप्रिटेशंस को फिर से देखें तो जूडिथ ब्राउन का एम्फेसिस है कि गांधी जी ने बैकवर्ड रीजन्स में काम किया, लोकल इश्यूज उठाए और इन्फ्लुएंशियल लोकल सब कॉन्ट्रैक्टर्स के जरिए डाइवर्स फॉलोअर्स को अट्रैक्ट किया। हाँ, और पौचे पडास, पीजेंट एजेंसी, किसानों की सक्रियता और र्यूमर्स के रोल पर फोकस करते हैं चंपारण में। राइट। और सुमित सरकार गुजरात में पीजेंट एजेंसी, माइंड ऑफ देयर ओन और अहमदाबाद की सक्सेस के स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट पे ध्यान दिलाते हैं। तो एक बैलेंस्ड व्यू क्या हो सकता है? शायद ये कि लोकल लोगों ने प्रोटेस्ट्स इनिशिएट किए, उनमें डिसकंटेंट पहले से था। गांधी जी ने उसे एक डायरेक्शन, दिशा, एक मेथड, तरीका, सत्याग्रह और एक लार्जर पर्पस, बड़ा उद्देश्य दिया। उनका साउथ अफ्रीका का इमेज और उनकी पर्सनैलिटी ने भी रोल प्ले किया। सत्याग्रह ने लोगों को वायलेंस या सिर्फ पिटीशंस लिखने के अलावा एक इफेक्टिव और लेजिटिमेट ऑल्टरनेटिव दिया प्रोटेस्ट का। और सबसे क्रूशल कंट्रीब्यूशन? मेरे ख्याल से सबसे क्रूशल कंट्रीब्यूशन था लीडरशिप डेवलपमेंट। इन आंदोलनों ने फिगर्स लाइक राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक, अनुसुईया सराभाई, इन सबको नेशनल सीन पर लाया
और गांधी जी के लॉयल फॉलोअर्स के रूप में स्थापित किया। ये वो लोग थे जिन्होंने आगे चल के इंडियन नेशनल मूवमेंट को लीड किया। इन आंदोलनों ने गांधी जी के लिए वो टीम तैयार की जिसके साथ वो आगे की लड़ाई लड़ने वाले थे। बिल्कुल। इन्होंने गांधी जी के इमर्जेंस को अ पैरामाउंट लीडर ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सर्वोपरि नेता के रूप में सीमेंट किया। इसने फाउंडेशन रखी फ्यूचर मास मूवमेंट्स की। प्रिसाइसली। ओके, तो अब सेक्शन 10.8 समरी पर आते हैं। की टेकअवेज क्विकली रिकैप कर लेते हैं। पहला, गांधी साउथ अफ्रीका फेज 1893-1914 क्रूशल था सत्याग्रह के डेवलपमेंट के लिए, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ाई में। दूसरा, उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी, राजनीतिक दर्शन जो हिंद स्वराज में मिलती है, इंडियन ट्रेडिशंस, ट्रूथ सत्य, अहिंसा और वेस्टर्न थॉट का ब्लेंड थी और सोल फोर्स, आत्मबल पर जोर देती थी। तीसरा, चंपारण सत्याग्रह 1917 भारत में पहला मेजर सक्सेस था, जिसने तिनकठिया प्रणाली को खत्म किया और चंपारण एग्रेरियन एक्ट, चंपारण कृषि अधिनियम पारित करवाया। चौथा, खेड़ा सत्याग्रह 1918 रेवेन्यू रिलीफ के लिए लड़ा गया। इमीडिएट रिजल्ट मिक्स्ड था, लेकिन इसने गांधी जी का रूरल बेस मजबूत किया, खासकर गुजरात में, और पटेल जैसे लीडर्स दिए। पांचवा, अहमदाबाद सत्याग्रह 1918 ने वर्कर्स वेजेस का मुद्दा उठाया, फास्टिंग को पॉलिटिकल टूल के रूप में इंट्रोड्यूस किया और गांधी जी की रीच अर्बन वर्कर्स तक बढ़ाई। और छठा, कलेक्टिवली इन तीनों मूवमेंट्स ने सत्याग्रह की पावर को डेमोन्स्ट्रेट किया, नए सोशल ग्रुप्स को मोबिलाइज किया, गांधी जी की नेशनल लीडरशिप एस्टैब्लिश की और फ्यूचर के लिए वाइटल लीडर्स रिक्रूट किए। बिल्कुल सही समरी है। सेक्शन 10.9 में एक्सरसाइजेस दिए गए हैं, हम उन्हें यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, पर सोर्स में उनका होना दिखाता है कि ये टॉपिक्स डीप रिफ्लेक्शन की मांग करते हैं। हाँ, ये सेल्फ असेसमेंट के लिए उपयोगी हो सकते हैं। तो ये थी हमारी यूनिट 10 इमर्जेंस ऑफ गांधी का उदय पर एक विस्तृत चर्चा। इस फाउंडेशन को समझना किसी भी सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए नॉन नेगोशिएबल है, और सिर्फ एग्जाम के लिए ही नहीं, जीवन में भी गांधी जी के सिद्धांतों, उनके तरीकों को समझना बहुत मायने रखता है। हाँ, ये ट्रांजिशन फ्रॉम एलीट पॉलिटिक्स टू मास मोबिलाइजेशन, जन लामबंदी, सत्याग्रह का इवोल्यूशन, लोकल इश्यूज और नेशनल लीडरशिप का इंटरप्ले, ये थीम्स पूरी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में रेजोनेट करती हैं। हम लिसनर्स को इनकरेज करेंगे कि इस चर्चा को, खासकर जो डिटेल्स हमने डिस्कस किए हैं, उन्हें समझने के लिए शायद दोबारा सुने। नेम्स, डेट्स, कॉन्सेप्ट्स और इन आंदोलनों की स्पिरिट को एब्जॉर्ब करना जरूरी है। ये विश्लेषण सुन लो यूपीएससी द्वारा प्रस्तुत किया गया। अगर आपको ये विस्तृत चर्चा पसंद आई तो प्लीज शो योर सपोर्ट। लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें इसे अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ, कमेंट करें अपने थॉट्स और क्वेश्चंस के साथ, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सब्सक्राइब करें टू सुन लो यूपीएससी ऑन यूट्यूब। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। बिल्कुल, आप चाहें तो सुपर थैंक्स का उपयोग करके भी अपना योगदान दे सकते हैं। इट हेल्प्स अस मेक द चैनल सस्टेनेबल। चैनल को लंबे समय तक चलाने में मदद करता है, तो जरूर कंसिडर करें। हाँ, और आखिर में शायद एक सवाल सोचने के लिए छोड़ सकते हैं कि गांधी जी के तरीके सत्याग्रह और अहिंसा आज के दौर में कितने रेलेवेंट हैं? क्या आज की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स का सलूशन उनमें मिल सकता है? बहुत अच्छा पॉइंट है, इस पर जरूर सोचिएगा। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद। जय हिंद।